अभी तक हमने कहानी में देखा कि सिन्वू उस कमरे से बाहर जाते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे किसी और स्कैम में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिन्वू अपने फेस को वॉश कर रहा होता है और वो फेस को वॉश करते करते सोचता है कि मेरी जिंदगी कितनी ज़्यादा बकवास है। मैं अपनी माँ की बस एक इच्छा तो पूरी कर ही सकता हूँ, लोगों के साथ लड़ाई ना मोड़ लेकर। और इतने में उसके पिता दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि आखिर तुम क्या कर रहे हो और तुम इस परिस्थिति में कहाँ जाने की सोच रहे हो। और जिस पर सिन्वू अपने फादर से कहता है कि क्या कहा आपने, इस हालत में, आखिर इस हालत का जिम्मेदार कौन है। और वो काफी गुस्से में अपने पिता से कहता है कि आप एक बॉक्सर थे और आपको काफी ज्यादा ऑफर्स भी आए थे, लेकिन फिर भी आपने क्यों अपने बॉक्सिंग करियर को इस तरीके से छोड़ दिया और मुझे नहीं पता आपको क्यों नेशनल टीम से बाहर निकाल दिया गया था। आपकी ही वजह से मेरी माँ इतनी ज्यादा कमजोर और बीमार हो गई है। और उसके बाद में सिन्वू के पिता वहां से जाते हुए कहते हैं कि हॉस्पिटल से बाहर जाने के बारे में कुछ भी मत सोचना, चुपचाप यहीं पर पड़े रहो। और वो वहां से चले जाते हैं, जिस पर सिन्वू कहता है कि मुझे अपने फादर से काफी ज्यादा नफरत है। और इतना कहते ही सिन्वू का सर घूमने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है और कहता है कि शायद मैं काफी टाइम से सोया नहीं हूँ, इसका असर है ये। नहीं, ऐसा नहीं, ये मुझे मेरे पिता को देखने के बाद ही ऐसा होता है। मुझे अपने पिता से बहुत ज़्यादा नफरत है। वो जब भी घर पर आते थे तो उनके पूरे शरीर पर काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई होती थी और वो स्कूल में भी जो लोग मुझे बुली करते थे और मैं उनके साथ फाइट करता था, उनके पेरेंट्स के सामने भी सर झुकाकर खड़े हो जाते थे। मैं अपने पिता पर किसी भी तरीके से निर्भर नहीं रहना चाहता, क्योंकि मैं उन पर ज़रा भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि उन्होंने आज तक वही किया है जो उन्हें करना अच्छा लगा। और उसके बाद में हमारे सिन्वू की आंखें फिर से हॉस्पिटल के उसी रूम में खुलती है और वो अपने सिर को पकड़कर बोलता है कि क्या मैं फिर से बेहोश हो गया था और इन लोगों ने कब मुझे फिर से यहाँ रूम में लाकर खड़ा कर दिया। मैं यहाँ आकर कितनी देर से सो रहा हूँ। और वो अपने फ़ोन में देखता है कि उसके पिता ने उसे एक टेक्स्ट मैसेज किया हुआ होता है, जिसमें उसके पिता उससे कहते हैं कि अब समय आ गया है, मुझे तुम्हें सब कुछ बता देने चाहिए आज रात। जिसे पढ़कर सिन्वू सोचता है कि आखिर डैड मुझसे क्या छुपा रहे थे अभी तक। एंड वो सोचता है कि आखिर मॉम कहाँ है और वो अपनी माँ को फ़ोन लगाने लगता है, जिस पर वो बोलता है कि मॉम आप कहाँ हो। और जिस पर फ़ोन की दूसरी तरफ से उसकी माँ आवाज़ देती है कि सिन्वू प्लीज़ यहाँ पर मत आना, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गैंगस्टर्स मौजूद हैं। जिस पर सिन्वू बोलता है कि क्या। जिस पर सिन्वू की माँ बोलती है कि मैंने तुम्हें वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है और मैंने तुम्हें दूसरे नाम से दूसरे रूम में भी एडमिट करा दिया है, तुम वहाँ पर एकदम सेफ हो। जिस पर सिन्वू फिर से कहता है कि मॉम कहाँ है। जिस पर हमें पता चलता है कि अभी तक सिन्वू जिससे बात कर रहा था वो कोई और ही पर्सन था और वो पर्सन सिन्वू से बोलता है कि तुम्हारी माँ पुलिस स्टेशन के पास में ही एक होटल में रुकी हुई है और वो एकदम सेफ है। और वो पर्सन बोलते हैं कि मैं ज़्यादा देर तक फ़ोन को ऑन नहीं रख सकता हूँ और तुमसे फ़ोन पर बात नहीं कर सकता हूँ बेटे। जब मैं तुमसे मिल लूँगा तो मैं तुम्हें सारी बातें एकदम अच्छे से बता दूँगा। और यही बात कहते हुए उसके फादर उस कॉल को कट कर देते हैं। जिस पर फ़ोन कटने के बाद सिन्वू कहता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, अगर मैं उन सभी गैंगस्टर के साथ नहीं भिड़ता तो शायद आज ये सब नहीं होता। और यही कहते हुए वो बोलता है कि मुझे सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढना चाहिए। और वो ये कहते हुए वहाँ से जाने लगता है कि वो देखता है कि उसके फ़ोन पर उसके पिता का कॉल आ रहा होता है और वो उस फ़ोन को पिक कर लेता है। और फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि तुम मिस्टर हैंग के बेटे हो ना। जिस पर सिन्वू कहता है कि हाँ मैं उन्हीं का बेटा हूँ, लेकिन आप कौन हो। जिस पर वो पर्सन बोलता है कि मिस्टर हैंग सीढ़ियों से गिर चुके हैं और वो अनकॉन्शियस हो गए हैं। जिसे सुनकर सिन्वू काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली में उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर यूनिट रूम का सीन दिखाया जाता है,
जिसमें सिन्वू के फादर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। उनकी पूरी बॉडी के ऊपर पट्टियाँ लपेटी गई होती हैं, जिन्हें देखकर सिन्वू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और वो डॉक्टर की बातों को सोच रहा होता है। जैसे डॉक्टर कह रहा होता है कि इनकी सर्जरी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी और इनकी जो नेक्स्ट सर्जरी है उसकी फीस लगभग 100 मिलियन वॉन है और इस सर्जरी के बाद भी काफ़ी टाइम तक इनकी काफ़ी ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट चलेगा। जिन बातों को सोचकर सिन्वू की आंखों से काफ़ी ज़्यादा आंसू निकल रहे होते हैं और वो वहीं पर बैठकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और वो बड़बड़ाता है कि क्या क्या मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। एंड उसे अचानक से उस रेड कार्ड के बारे में याद आता है जो कि उस सस्पिशियस पर्सन ने उसे दिया था एंड सिन्वू ने उसे डस्टबिन में फेंक दिया था। एंड उसे याद करने के बाद सिन्वू उसी रूम की तरफ भागने लगता है और वो कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी उसे ढूंढना होगा। एंड हमें उसी हॉस्पिटल के रूम नंबर 202 का सीन दिखाया जाता है कि सिन्वू वहाँ पर पहुँच चुका होता है और वो उस डस्टबिन को देख रहा होता है। एंड वो जब उस डस्टबिन को देखता है तो उसमें से वो कार्ड निकल चुका होता है, मतलब कि उस डस्टबिन को खाली कर दिया गया होता है। एंड वो ज़मीन की तरफ सर करके रोने लगता है और कहता है ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं कुछ कर सकता हूँ। और वो ये सब बोलकर रोने लगता है बहुत ज़्यादा और वो कहता है कि इस सब को झेलने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। एंड इसी के साथ में हमें वो सस्पिशियस पर्सन फिर से दिखाया जाता है जो कि सिन्वू से कहता है कि क्या तुम इस कार्ड को ढूंढ रहे हो और क्या तुमने अपने माइंड को चेंज कर लिया है। जिस पर सिन्वू कहता है कि तुम मुझे कितने पैसे ऑफर करोगे। जिस पर वो पर्सन बोलता है कि लगभग 10 मिलियन मॉल अगर तुम जीतते हो तो। जिसे सुनकर सिन्वू बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और इस पर वो पर्सन फिर से बोलता है कि अगर तुम जीतते भी नहीं हो तो तुम जितने ज़्यादा समय के लिए वहाँ पर रहोगे तुम्हारे पैसे उतने ही ज़्यादा कमाने के चांस बढ़ेंगे, तो क्या तुम हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो। जिस पर सिन्वू रोते हुए उसकी तरफ ही देख रहा होता है। उसके बाद हमें एक एनेक्स नाम के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पर्सन और सिन्वू दोनों ही बैठे हुए होते हैं। एंड देन वो हमारे सिन्वू को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है जिस पर बोलता है कि आराम से इस सब को रीड करो और उसके बाद में इस पर साइन करो। जिस पर सिन्वू से लेकर उसका नाम पड़ता है तो उस पर लिखा होता है फाइटिंग वर्ड, जो कि हमारी इस मांगा का नाम भी है। एंड गाइस हमारे रियल ऑथर को आप उनकी ओरिजिनल साइट nthunders.com पर जाकर सपोर्ट भी अपना दिखा सकते हैं। जिस पर वो चश्मे वाला पर्सन हमारे सिन्वू को इस फाइटिंग वर्ड के बारे में बताता है कि ये एक अंडरग्राउंड अरीना है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अद्भुत एबिलिटीज वाले मॉन्स्टर के साथ पर्सन्स को लड़वाया जाता है और इन फाइट्स में एक डोपिंग ड्रग्स का भी यूज़ होता है। जिस पर हमारा सिन्वू कहता है कि डोपिंग ड्रग मैं ये सब नहीं लेने वाला। जिस पर वो पर्सन हमारे सिन्वू के सामने काफ़ी ज़्यादा डोपिंग ड्रग्स के इंजेक्शन को रखता है और उसे उनके बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि ये कोई आम ड्रग्स नहीं है, ये किसी मरते हुए इंसान को भी लगा दी जाए तो वो उस पर्सन को भी उस टाइम पर एक मॉन्स्टर की जितनी पावर को दे देता है। एंड हर ड्रग्स की अपनी अपनी एक खासियत है, लेकिन हाँ डोपिंग ड्रग्स ये भी तुम्हारी मर्जी के ऊपर है, तुम लेना चाहो तो ले सकते हो वरना कोई बात नहीं है। जिस पर हमारा सिन्वू बोलता है कि आखिर तुम हो कौन। जिस पर वो पर्सन बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने अभी तक तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। मेरा नाम किम मिन सियोंग है और मैं एक ऐसी VIP स्क्वाड का हिस्सा हूँ जो कि इन फाइटिंग में पार्टिसिपेट करवाती है। एंड उसके बाद में भाइयों इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं जो कि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इसीलिए मैं उन सभी बातों को स्किप करना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। आगे ज़रूरत होगी तो मैं आगे बताता जाऊँगा। चलो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम मेन बात पे आते हैं कि उसमें बोलता है कि अगर तुम इस टूर्नामेंट में टॉप 20 के अंडर भी आते हो तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलेगा और तुम्हें स्पॉन्सर भी किया जाएगा। एंड इस फाइटिंग वर्ल्ड में मैं तुम्हें स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम्हें हमारे लिए इन फाइट्स में जीतना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जिस पर सिन्वू बोलता कि ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को समझ गया, अब मुझे जल्द से जल्द पैसे दे दो क्योंकि मुझे इस समय पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जिस पर वो पर्सन बोलता है कि नहीं, तुम्हें पैसे सिर्फ टूर्नामेंट के दौरान ही दिए जाएंगे। जिस पर हमारा सिन्वू बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो।
तुम्हें पता है मेरी इस समय पे सिचुएशन क्या है, फिर भी तुम मेरे से ऐसी बातें कर रहे हो। जिस पर वो पर्सन बोलता है, अरे काम डाउन, पहले मेरी बात तो सुनो। मुझे पता है तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए। तुम्हें पैसे तुम्हारे पिता की सर्जरी के लिए चाहिए और तुम्हें तुम्हारी माता की भी प्रोटेक्शन करनी है, तो इसका भी इंतजाम हमने कर दिया है। जब तक तुम मेरे बॉस के लिए काम करोगे, तुम्हारे पिता की सर्जरी के पैसे और इलाज के खर्चे सब कुछ हमारी कंपनी देने को तैयार है। और हम तुम्हारी माँ का भी ख्याल रखेंगे, इसका तुम फिक्र बिल्कुल भी नहीं करो। जिस पर सिन्वू अपनी माँ को कॉल लगाकर पूछता है कि मॉम आखिर आप कहाँ हो। जिस पर उसकी माँ बोलती है कि सिन्वू, मैंने सुना कि तुमने अपने पिता की ट्रीटमेंट की फीस पे कर दी है और तुमने कुछ बॉडीगार्ड्स को भी भेजा है मेरी प्रोटेक्शन के लिए। एंड इस पर वो सस्पिशियस पर्सन बोलता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ के लिए मैंने एक सेफ हाउस भी बुक कर दिया है जिसमें वो आराम से रह पाएंगी। और वो पर्सन बोलता है कि अब तुम्हारे पास मुझे लगता है कोई और वजह तो नहीं है, इसीलिए अब तुम्हारे पास बस एक यही लास्ट ऑप्शन बचा है। और उसके बाद में वो सिन्वू से कहता है कि तुम इसे पढ़ लो कॉन्ट्रैक्ट को और उसके बाद में इस पर साइन कर देना। जिस पर हमारा सिन्वू भाई ज़्यादा समय तो सोचता भी नहीं है और साइन कर देता है। और वो सस्पिशियस पर्सन अभी सोच ही रहा होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने में बाकी फाइटर्स ने 2 से 3 दिन लगाए थे, लेकिन वो देखता है कि हमारे सिन्वू ने तो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर भी दिए होते हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा क्रिपी सी स्माइल देता है। एंड उसके बाद में हम देखते हैं कि सिन्वू के पीछे एक नर्स आ चुकी होती है, जो कि अचानक से ही सिन्वू की गर्दन के ऊपर एक इंजेक्शन लगा देती है। और जिस पर सिन्वू बोलता है क्या करिए, क्या हो रहा है। और उसके बाद में सिन्वू की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और वो सस्पिशियस पर्सन बोलता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, ये तो बस तुम्हें उस अरीना की तरफ ले जाने का एक प्रोसेस है। एंड उसके बाद में सिन्वू की जब आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो एक पर्सन के द्वारा कहीं पर ले जाया जा रहा होता है। जिस पर सिन्वू बोलता है कि आखिर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। जिस पर वो पर्सन बोलता है कि चुप रहो, शांति से यहाँ पर सोते रहो, हम तुम्हें यहाँ से सीधे उस नर्क में लेकर जा रहे हैं। एंड उसके बाद में हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो चश्मे वाला पर्सन अपने बॉस के पास जाकर खड़ा हुआ होता है। जिस पर उसका बॉस कहता है कि क्या तुम्हें लगता है ये बातें कोई सेंस बनाती हैं कि हम एक हाई स्कूलर लड़के को ब्लैक बियर को हराने की वजह से अपना रिप्रेजेंटेटिव बना ले। जिस पर वो चश्मे वाला पर्सन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हमें इसे ही बनाना चाहिए, मुझे पता है आपको इस पर हंसी आ रही होगी। जिस पर उसका बॉस बोलता है कि तुम्हें पता है फिर भी। जिस पर वो चश्मे वाला पर्सन बोलता है कि उन फाइटिंग वर्ड अरीना को चलाने वाले लोगों को हमें यही प्रिटेंड कराना है कि हम आखिर किस तरीके का ये मजाक कर रहे हैं, और उन लोगों को हराने के लिए हमें इस पर्सन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। वो हमें इस बच्चे के साथ काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करेंगी, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा बेनिफिट होने वाला है। जिस पर वो बॉस बोलता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि हम इस स्टूडेंट के सहारे से ह्यूमनिंग को भी नीचा दिखा सकते हैं। जिस पर वो चश्मे वाला पर्सन बोलता है कि यस बॉस, हमने ब्लैक बियर के बोन क्रश अटैक के बाद भी इस पर्सन की हड्डियों को चेक करवाया था, जिस पर हमें बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ पता चली थी, जिस पर विश्वास करना मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा कठिन था। जिस पर वो बॉस बोलता है कि आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। जिस पर हमें सिन्वू की आंखें खुलती हुई दिखाई जाती हैं और सिन्वू अपनी आंखें खुलते हुए देखता है कि कोई पर्सन उसके फेस के ऊपर किक मारने वाला होता है। एंड देन एक गन पकड़ा हुआ पर्सन उससे बोलता है कि अपने पैरों को पीछे लो। और उसके बाद वो पीले बालों वाला पर्सन कहता है अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। एंड देन सिन्वू के पास एक ड्रोन उड़ते हुए आता है और वो कहता है कि प्लेयर उड़ चुका है, हमने ये चेक कर लिया है। एंड सिन्वू बोलता है कि आखिर ये है क्या बकवास। एंड सिन्वू कहता है कि आखिर मैं हूँ कहाँ और मैं अपनी यूनिफॉर्म कैसे पहना हुआ हूँ। एंड वो ड्रोन कहता है कि पहला रैंडम मैच शुरू होने वाला है। जिस पर सिन्वू कहता है कि क्या। एंड वो ड्रोन बोलता है कि फर्स्ट रैंडम बैटल के द्वारा हम सभी प्लेयर्स की एबिलिटीज को परखते हैं और उनमें से 200 लोग रियल बैटल अरीना के लिए चुने जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि सिन्वू के सामने एक इंजेक्शन पड़ा हुआ होता है जो कि डोपिंग ड्रग इंजेक्शन होता है। एंड हम देखते हैं कि वो जो दूसरा पर्सन होता है वो उसके पास रखी इंजेक्शन को हाथ में उठा लेता है। एंड हमारा सिन्वू दवाई उस इंजेक्शन को देखकर सोच ही रहा होता है कि मैंने अपनी माँ से किया हुआ एक वादा तो तोड़ दिया है कि मैं लड़ाई नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं इस ड्रग्स को लेकर और भी ज़्यादा अपनी माँ का दिल नहीं दुखाऊंगा।
लेकिन इतने में ही सिन्वू देखता है कि उस दूसरे पर्सन ने उस इंजेक्शन को लगा लिया होता है और वहाँ पे थोड़ा सा ब्लड भी निकला हुआ आता है। एंड जब भाई उस पर्सन को दिखाया जाता है तो वो एकदम से ही चेंज हो चुका होता है। वो बार बार पागलों की तरह बोल रहा था डोपिंग पावर डोपिंग पावर। एंड उसकी मसल जो है एकदम से काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हो चुके होते हैं, जिस पर हमारा सिनेमा कहता है आखिर ये कैसा बकवास हो रही है मेरे सामने। एंड बस वो इतना ही कह पाता है कि इतने में देखते हैं वो दूसरा पर्सन जो है येलो बालों वाला, वो एकदम से ही दोनों पैरों के साथ अपने सिन्मू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे हमारा सिन्मू काफी ज्यादा मुश्किल से डॉज कर पाता है और उस पर्सन का अटैक सीधे दीवार को जाकर लगता है, जिससे वहाँ की जो दीवार होती है वो काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी होती है। एंड हमारा सिन्मू कहता है आखिर ये किस प्रकार का दानव है। एंड हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है कि उसके मसल एकदम से काफी ज्यादा ग्रोथ हो चुके होते हैं, जिसे देखकर सिन्मू कहता है कि जस्ट अ सेकेंड, मतलब कि थोड़ी देर पहले ही इसके पास जरा भी मसल्स नहीं थे, लेकिन इस इंजेक्शन को लेने के बाद इसकी बॉडी तो एकदम से ही बूस्ट अप हो गई है। एंड उसके बाद में वो ड्रोन बोलता है कि हैंची, इस हंटर ने अपनी डोपिंग की पहले इंजेक्शन को सक्सेसफुली इंजेक्ट कर लिया है और उसके द्वारा उसने अपनी पहली पावर को ऑब्टेन कर लिया है, जिसमें उसके मसल्स की पावर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। एंड उसके बाद में भाई वो बंदा एकदम से अपनी जगह से गायब हो जाता है और सीधे जाकर सिन्मू के पास आकर लैंड करता है और वो हमारे सिन्मू से कहता है कि अब तो मैं मसलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है बच्चे। एंड इतने में हमारा सिन्मू उसके फेस के ऊपर एक पंच मार देता है, जिससे भाई हमें दिखता है क्लियरली कि उस पर्सन को ज़रा भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ा होता उस पंच से। और इस पंच को मारने के बाद हमारा सिन्मू भी काफ़ी ज़्यादा पीछे हो जाता है और वो पर्सन बोलता है येलो वालों वाला कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, इन तुम्हारे कमज़ोर और नाजुक मुक्कों से मुझे ज़रा भी कुछ होने नहीं वाला है। जिस पर हमारा सिन्मू सोचता है कि इसके मसल्स की पावर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन इसकी रिएक्टिंग स्पीड पहले ही जितनी है वो ज़रा भी इनहेंस नहीं हुई है। मतलब कि मैं अगर अपनी स्पीड के साथ इसके साथ लड़ता हूँ और एक ओपनिंग क्रिएट कर पाता हूँ तो मैं शायद इससे हरा सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा भाई इतने में काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ हमारे सिन्मू के पास आता है और उसके ऊपर अपनी पंच से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। और इस पंच की वजह से हमारे सिन्मू को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है और हमारा सिन्मू सोच रहा होता है कि मैं आखिर कैसे इस मॉन्स्टर के साथ डील कर पाऊंगा। मुझे इस पर्सन के फेस के ऊपर एम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एंड सिन्मू अपने हाथ को ज़मीन पर रखकर घूमकर वहाँ से हटने की कोशिश करता है, लेकिन वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्रिपी सी स्माइल देते हुए हमारे सिन्मू की कमर के ऊपर फिर से एक और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। एंड इस अटैक से भी हमारे सिन्मू की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है, लेकिन वो पर्सन इतने में ही भी नहीं रुकता है। वो हवा में ही हमारे सिन्मू के पैर को पकड़ लेता है एंड वो उसे एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त धोबी पछाड़ ज़मीन पर मार देता है, जिससे हमारे सिन्मू के ब्लड बहुत ही ज़्यादा निकल चुका होता है फेस पर और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। एंड वो पर्सन बोलता है कि तुम्हें तोड़ने मरोड़ने में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार। एंड उसके बाद में वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ हवा में काफ़ी ज़्यादा ऊंची छलांग लगा देता है और वो एक मॉन्स्टर की तरह रिएक्ट करते हुए बोलता है कि तुम उन सभी लोगों के लिए गवाह बनोगे जो कि मेरे सामने आएंगे कि उन लोगों की हालत में क्या खराब करने वाला हूँ। एंड वो सिन्मू के ऊपर वहाँ पे सीधा आके लैंड करता है। एंड हम देखते हैं कि वो ये अटैक करने के बाद काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है और हमारे सिन्मू की चेस्ट के ऊपर उसकी लात रखी हुई होती है।